अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में नेहरू जी के कार्यकाल में हुए 2 सबसे बड़े गलतियों के बारे में बताया, जिन गलतियों की वजह से जन्म हुआ पाक व्याप्त कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का। 2 बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई, इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। गलती नंबर 1, सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर आज भारत का हिस्सा। गलती नंबर 2, और दूसरा, यूएन के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती है। आखिर क्या है ये पूरा मसला? क्या था आर्टिकल 370? क्यों अमित शाह ने नेहरू जी की ये 2 गलतियां बताई? और पीओके को भारत में शामिल करने के लिए क्या है हमारा मास्टर प्लान? जानेंगे पूरे डिटेल में इस वीडियो में। तो हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं साहिल पवार और आपका द साहिल शो में स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये कदम भले ही आपके लिए छोटा हो पर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चला शुरू करिए। दरअसल जब पार्लियामेंट में कश्मीर और पीओके के मुद्दे निकले तब अमित शाह जी पार्लियामेंट के सामने कुछ प्रस्ताव रख रहे थे। इस स्पीच में उन्होंने कश्मीर से लेकर कई मुद्दे सांसद के सामने रखे। तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर आज भारत का हिस्सा। एक ही गलती बताने से इतना तिल मिला गया। जैसे आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में हुई डेवलपमेंट, संविधान में बिछड़े हुए समाज के लिए इस्तेमाल किए गए कुछ ऐसे शब्दों को फेरबदल किए गए और ऐसे कई अनेक मुद्दे। पर सबसे बड़ा मुद्दा तब निकला जब बात आई पीओके से रिलेटेड। अमित शाह जी के अनुसार नेहरू जी के कार्यकाल में 2 सबसे बड़ी गलतियां हुई। पहली, जब हमारी इंडियन आर्मी जीत रही थी तब सीज फायर किया गया, जिससे तनाव और बढ़ा और पीओके का जन्म हुआ। और दूसरी, 2 राष्ट्रों के बीच के मुद्दों को यूएन ले जाया गया। पर क्या है ये मुद्दे? इन मुद्दों को समझने के लिए हमें थोड़ी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। 1947 के बंटवारे के वक्त ऐसे कई छोटे छोटे राज्य थे जो उस जमाने के राजा संभाल रहे थे। बंटवारे के वक्त उन राजाओं को एक ऑप्शन दिया गया कि उनको इंडिया में शामिल होना है या पाकिस्तान में। मोस्टली सारे प्रिंसली स्टेट ने इंडिया या पाकिस्तान में शामिल होने का तय कर लिया था, पर कश्मीर के राजा हरि सिंह का अब तक निर्णय नहीं हुआ था। वो अब तक श्योर नहीं थे कि उन्हें भारत में शामिल होना चाहिए या पाकिस्तान में। इसलिए उन्होंने दोनों देशों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, जिसके मुताबिक कश्मीर कोई भी देश में शामिल नहीं होगा और वो एक स्वतंत्र राज्य से पहचाना जाएगा। भारत ने तो इस डिसीजन का सम्मान रखा, पर दूसरी ओर पाकिस्तान ने इस निर्णय का स्वागत नहीं किया। उन्होंने कश्मीर में घुसकर उसे इन्वेड करना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी धीरे धीरे कश्मीर के हर गांव को तबाह करके श्रीनगर की ओर बढ़ रहे थे। कश्मीर के राजा हरि सिंह इस सिचुएशन को हैंडल करने में पूरी तरह से नाकाम रहे और उन्होंने भारत से मदद मांगी। और दूसरी तरफ भारत में कश्मीर को मदद करे या नहीं, उस पर चर्चा शुरू हो गई। तब भारत में ब्रिटिश के आखिरी वाइसरॉय माउंटबेटन थे। माउंटबेटन के अनुसार इंडियन आर्मी को किसी दूसरे राज्य में भेजना जो इंडिया का हिस्सा नहीं है, ये उचित नहीं था और इसीलिए कश्मीर की मदद करके हम मुश्किलों में पड़ सकते हैं, ये उनकी राय थी। और यही संदेश लेकर जब वीपी मेनन जी कश्मीर के राजा हरि सिंह को मिलने गए तब कहा जाता है कि उनका पूरा महल खाली था, चीजें बिखरे हुई थी और उस महल का बुरा हाल था। महल के एक कमरे में हरि सिंह जी परेशान होकर सो रहे थे और उनसे कश्मीर की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स ये बुक के अनुसार जब वीपी मेनन जी ने हरि सिंह को ये कहा कि हम बाहरी राज्यों की मदद नहीं कर सकते, तब हरि सिंह जी ने तुरंत भारत में शामिल होने का वो कॉन्ट्रैक्ट निकाला और उस पर अपने दस्तखत किए और ऑफिशियली कश्मीर भारत का हिस्सा बन चुका था। इस कॉन्ट्रैक्ट को तुरंत ही इंडिया में लाया गया, जहां पहले से ही कश्मीर के कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस पर मीटिंग्स चल रहे थे। इन मीटिंग्स में कई वाद विवाद हुए। कई नेताओं के अनुसार कश्मीर को एक स्पेशल स्टेट यानी विशेष राज्य का दर्जा देकर इस पर आर्टिकल 370 लगा देना चाहिए। आर्टिकल 370 के तहत कश्मीर ज्योग्राफिकली तो भारत का हिस्सा है, पर इंडियन गवर्नमेंट डायरेक्टली कश्मीर के मुद्दों पर निर्णय नहीं ले सकता था। कश्मीर खुद अपने निर्णय लेने के लिए आजाद है। इन सब पर बहुत चर्चा होकर आर्टिकल 370 का प्रस्ताव अपनी आखिरी चरण सीमा पर था और हरि सिंह को दिए हुए वादे के अनुसार इंडियन आर्मी को कश्मीर भेज दिया गया। उसी दौरान नेहरू जी ने पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट दिया
और सबको पता है कि कश्मीर का माहौल शांत होने के बाद वो इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशन लेकर जाएंगे और आखिरी फैसला वहां होगा। और यही वो मोमेंट है जहां दो राष्ट्रों के बीच में एक तीसरी संगठन घुस गई, यूनाइटेड नेशन। और दूसरी ओर कश्मीर में इंडिया पाकिस्तान का फाइट शुरू ही था जब इंडिया के साइड से एक सीज फायर किया गया और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर इंडिया की मुश्किलें और बढ़ गई। 1948 में यह मुद्दा यूनाइटेड नेशन लाया गया और यूएन का ये फैसला था कि भारत के साइड का कश्मीर भारत का होगा और पाकिस्तान के साइड का कश्मीर पाकिस्तान का। और आज उसी एरिया को पाक व्याप्त कश्मीर पीओके माना जाता है। हालांकि दोनों देश ये क्लेम करती है कि पीओके हमारा है। भारत ने हमेशा पीओके पर अपना हक बताने के लिए पीओके में अपनी 24 सीटें रिजर्व रखी है और दूसरी ओर पाकिस्तान हमेशा कहते हुए दिखा है कि पीओके उनका है। तो ये था पाक व्याप्त कश्मीर का इतिहास। बीजेपी ने समय समय पर यह आश्वासन जरूर दिया है कि वो एक दिन ऑफिशियली पीओके को भारत में शामिल जरूर करेगी और दूसरी ओर पीओके की जनता पाकिस्तान के सरकार से परेशान हो चुकी है। ना ही उनके पास जॉब्स है, ना ही बेहतर जीवन। आए दिन वहां के नौजवानों के वीडियोस इंटरनेट पे सर्कुलेट होते हुए दिखे हैं जहां पे उन्होंने भारत में शामिल होने की उनकी इच्छा जताई थी। कहा तो ये भी जाता है कि भारत में हो रही तेजी से डेवलपमेंट भी पीओके के लोगों को शायद आकर्षित कर रही है। अब बीजेपी के पीओके को वापस लेने के प्रयास तो हमें दिख रहे हैं, पर क्या वो सफल हो पाएंगे? आपको क्या लगता है ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वो भी कमेंट कीजिए। अब मेरा आपसे सवाल है, क्या हमारी सरकार पीओके को वापस लेने में सफल हो पाएंगी या ये हमारा सपना ही रह जाएगा? इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आपके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल द साहिल शो को सब्सक्राइब करते जाना। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ ट्यूसडेज और सैटरडेज को। तब तक के लिए जय हिंद।